हाँ, मेरा मंत्रालय वैसा है, शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और अनाथ ऐसे लोगों और सफाई मजदूर। वो जो पेंशन मिलता है दिव्यांगजन, शिवलिंग पूजा जो है वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो पूजा वो बुद्ध मंदिर के प्रीमाइसेस में होना ठीक नहीं है। तो हिंदू मंदिर में बाजू में वहाँ वो पूजा होती है तो अच्छी बात है, वो भी पूजा करे। तो शिवलिंग की पूजा हिंदू धर्म के लोगों ने करना है, उनका तो धर्म है, लेकिन वो बुद्ध मंदिर बुद्ध विहार में नहीं होना चाहिए। बढ़ोतरी का तो अभी हम 1,000 रुपए सबको देते हैं, तो अभी फिलहाल बढ़ोतरी का तो विषय नहीं है। जब वक्त आएगा तो कुछ बढ़ोतरी उसमें होगी, अभी तो फिलहाल जितना पैसा मिलता है। और मेरे मंत्रालय का जो अभी का बजट 50.65 लाख करोड़ का है, पूरा अपना इंडिया का। उसमें 6 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया डिफेंस के लिए है। बाजू में अपना हिंदू का मंदिर है, अनेक जगह पर सभी धर्मों के मंदिर होते भी है। कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ बुद्ध मंदिर भी है, हिंदू मंदिर भी है, सिख मंदिर भी है। ऐसे अनेक मंदिर अनेक जगह पर है। जैसे अभी दिल्ली में तो देखते हैं अपन, तो वहाँ पूरे मंदिर एक लाइन में है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने ये किया है। और नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि भाई पाकिस्तान अगर आतंकवादी एक्टिविटीज को इसी तरह बढ़ावा देता रहेगा तो पाकिस्तान का बदला लेने के लिए हम तैयार है। और जिस तरह पहलगांव में अनेक लोगों की हत्या हुई, वहां मतलब डरपोक हमला हुआ, मतलब ऐसे लोग आर्मी के ड्रेस में आए और उन्होंने मतलब हमारे टूरिस्ट पर हमला किया। उसमें अनेक राज्यों के राज्य के अपने भारत के अनेक टूरिस्ट थे। तो पाकिस्तान का प्लान इसलिए था कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ कश्मीर में बहुत बड़ी शांति थी, कश्मीर में बहुत बड़े टूरिस्ट जा रहे थे। कश्मीर में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक टूरिस्ट वहाँ आ पहुंचे थे। और जम्मू कश्मीर का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा था। अभी 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ बहुत सारे होटल इंडस्ट्री उधर आ रही थी, बाकी की इंडस्ट्री छोटी मोटी उधर आ रही थी, लोगों को नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। तो इसी तरह मतलब ये इतना अच्छा बदल देखने के बाद पाकिस्तान ने प्लान किया कि भाई टूरिस्ट पर हमला क्या करेंगे, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगी। और कश्मीर के मुसलमानों को बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ है अभी इसका। तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इतना बढ़िया था कि कुछ ही चंद तासों घंटों में वहाँ पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे, उस अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम, पूरा उनको खत्म करने का जो काम है, वो काम हमारे एयरफोर्स ने किया है। और ये बहुत बड़ा हमला था, छुटपुट की लड़ाई नहीं थी। खड़गे साहब बोल रहे कि भाई ये छुटपुट की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। और चंद घंटों में वहां के अड्डे पूरे उद्ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन अभी जिस तरह राजनाथ सिंह साहब भी बोल रहे कि भाई ये तो खाली झांकी थी, अभी लड़ाई अच्छी आगे बाकी है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की भूमिका जरूर है। जरूर अभी कुछ दिन के लिए युद्धबंदी है और पाकिस्तान को भारत ने प्रस्ताव भेजा है कि भाई पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले कर दो, आतंकवादी एक्टिविटी को बिल्कुल बढ़ावा देने का छोड़ दो, और भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो पीओके को हमारे हवाले करना ही चाहिए, आतंकवादी एक्टिविटीज को बंद करना चाहिए। तो ये और जो ऐसे मुद्दे वो भारत सरकार ने लिए हैं, तो अगर पाकिस्तान को ये मंजूर होगा तो जल्दी पाकिस्तान निर्णय ले और पीओ को हमारे कब्जे में नहीं दे देते हैं। तो मेरी पार्टी की भी मांग ये है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता है और पीओके को इस वक्त अपने ताबे में लेना चाहिए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर मतलब तो मेरे पार्टी ने तय किया है कि भाई इस वक्त अपने को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा और माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब है, नड्डा जी है, यहाँ जेडीयू के सब नेता है, रामविलास पासवान साहब के पार्टी के चिराग पासवान के लोग है और भी जो साथी इधर एनडीए में है, हाँ मांझी जी है और दूसरे कुशवाहा जी है। तो ऐसी जो छोटी मोटी पार्टियां सब यहाँ एनडीए के साथ है। तो मेरी पार्टी महाराष्ट्र में एनडीए के साथ है, लेकिन यहाँ मेरे पार्टी का यूनिट ऑल इंडिया में है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं, चुनकर आए हैं, वहाँ पार्टी में रिकॉग्नाइज है। मणिपुर में मेरे पार्टी के एक कैंडिडेट को 1.5 लाख वोट मिले थे लोकसभा में, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई है। और गन्ना किसान मेरे पार्टी को सिंबल भी मिला है। और दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, दादरा नगर हवेली हो, तो मैं अभी दीव दमन और दादरा नगर हवेली में गया था और मैंने वहाँ ये भी मांग किया है कि भाई दादरा नगर हवेली, सिलवासा, दीव और दमन, तो ये इनका पॉपुलेशन 10 साढ़े 10 लाख से ज्यादा है। तो पांडिचेरी को जिस तरह मतलब स्टेट का दर्जा मिला है, उसी तरह इनको भी स्टेट का दर्जा मिले और वहाँ असेंबली स्थापित हो। ये मैंने अभी अभी 2 दिन पहले मैं वहाँ था, तो वहाँ मैंने मांग किया है। तो यहाँ क्या है, यहाँ का जो चुनाव है, तो ये चुनाव में मैंने निर्णय लिया है कि हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे और अलायंस में हमके हमारी पार्टी को कोई सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी पार्टी का जनाधार इतना स्ट्रांग नहीं है। कार्यकर्ता तो मुझे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हम पार्टी में आएंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो सभी जाति के लोगों को पार्टी में लेकर पार्टी बिहार में बढ़ाने का मेरा संकल्प है। और रामविलास पासवान साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। हमने एक दलित फ्रंट बनाया था और नेशनल दलित फ्रंट एनडीएम जो है, और उसके अध्यक्ष रामविलास पासवान जी थे, मैं कार्याध्यक्ष था। और उदित राज जी जो अभी कांग्रेस में है, वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। देश के तमाम दलितों को इकट्ठा करके उनके ऊपर जो इंजस्टिस होता है उनको न्याय देने के लिए हम लोगों ने कोशिश करने के लिए हमने एनडीए बनाई थी। उसी तरह मतलब हमारा काम चल रहा है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन हर राज्य में मेरी पार्टी काम करती है। नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में मेरी पार्टी है और बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं लड़ने का निर्णय हमने लिया है। मैं प्रचार के लिए आ जाऊंगा और यहाँ जरूर, यहाँ जो सरकार है, सरकार यहाँ एनडीए की आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। केंद्र मंत्री महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, तो मैं बीच में 3 दिन तक मैं इधर आया था, बोध गया पटना में इधर आया था। और वहाँ हमारे पूरे ऑल इंडिया के बुद्धिस्ट लोगों की मांग ये है कि 1949 के बिहार असेंबली ने जो कानून बनाया है, उसमें इस ट्रस्ट में 4 लोग बुद्धिस्ट, 4 लोग हिंदू और कलेक्टर हिंदू होगा कोई उसका चेयरमैन, ऐसा वो बायोलॉज में उसमें कानून में है। तो हमारे भंते जी कम से कम 70-75 दिन मतलब वहाँ अनशन के लिए बैठे भी थे। कुछ लोगों ने वहाँ शरारत भी की, वहाँ कुछ लोगों ने इसके विरोध में कुछ वहाँ झगड़ा करने का भी प्रयत्न किया। लेकिन मुझे लगता है कि अपना कहना यह है कि अगर हिंदू मंदिर में कोई बुद्धिस्ट का आदमी ट्रस्टी नहीं होता है, तो हमारे ट्रस्ट में जब जरूर वो कानून होगा। लेकिन वो कानून संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले का वो कानून है, अंग्रेजों के टाइम का वो कानून है, तो उसको बदलना चाहिए। और उसमें 8 ट्रस्टी जो है, 8 ट्रस्टी बुद्धिस्ट होने चाहिए। इसी तरह की हमारे ऑल इंडिया के तमाम भिक्षु संघ की और तमाम बौद्ध लोगों की मांग है। और उसके लिए मैं यहाँ जब मैं आया था, तो मैं नीतीश कुमार साहब को भी मैं मिला था और आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी जो राज्यपाल, उनको भी मैं मिला था। तो मतलब उन्होंने ध्यान देकर इसमें इस कानून में अमेंडमेंट करके उसमें सभी लोग बुद्धिस्ट ट्रस्टी होना चाहिए। एक हमारी मांग है। हमारा कोई
हिंदू धर्म का विरोध बिल्कुल नहीं है। हम तो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और संविधान में हिंदू समाज को ज्यादा से ज्यादा हक देने की भूमिका है, क्योंकि हिंदू समाज सबसे ज्यादा इधर है। इसीलिए ये कोई हिंदू विरोधी मांग नहीं है। तो ये मांग है कि हमारी बौद्धों का मंदिर बौद्धों के हवाले कर दो, और इसीलिए और जो दूसरी पूजा क्या होती है, पूजा तो शुरू करते हैं, दूसरी पूजा करते लिए मुझे लगता है कि जो दूसरा वक्फ बोर्ड का जो बिल भी है उसमें उल्टी सीधी बातें हो रही है। लेकिन सरकार को कोई जमीन का विषय नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी पूरा जमीन ले रहे हैं। हम रोहित से बोल रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन मोदी जी ले रहे हैं। तो मोदी जी लेने का विषय नहीं है। ट्रस्ट के कुछ लोगों के हाथ में एक जमीन थी और उसका फायदा मुसलमानों को, आम मुसलमानों को नहीं हो रहा था। इसलिए इस बिल पास होने के बाद अभी उसका फायदा आम मुसलमानों को होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। कांग्रेस और अपोजिशन वाले मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और वो कितना भी उनको भड़काए, लेकिन बहुत सारा मुसलमान हमारे साथ है। मतलब बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा भी है और माइनॉरिटी मंत्रालय भी है। मतलब माइनॉरिटी मंत्रालय में मैक्सिमम मुसलमान ही ज्यादा आते हैं। क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख समाज के लोग कम होते हैं। लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी वो हमारी सरकार आने के बाद हमने खत्म नहीं किया है, पहले से फूड डिपार्टमेंट है, तो मुसलमान के खिलाफ नहीं है। और दूसरा इम्पोर्टेंट विषय ये है, शायद वो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी और अभी तक 55 करोड़ 31,38,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और बिहार का आंकड़ा है 6 करोड़ 38 लाख 30,000, 6 करोड़ 38 लाख 30,000 इतने अकाउंट बिहार में खुले हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना है 50,000 से 10 लाख तक लोन देने का, विनाट लोन देने का ये स्कीम है। बैंक ने छोटे मोटे धंधे के लिए देना है। अभी इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। तो मुद्रा योजना में अभी तक 52 करोड़ 51,94,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और बिहार में 5 करोड़ 97,91,000 5 करोड़ 97,91,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो जिन घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे घर के लोगों को, महिलाओं को 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन अलर्ट किए हैं। और बिहार में 1 करोड़ 16 लाख 21,000 1 करोड़ 16 लाख 21,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब इसमें अपने बिहार के लिए अलॉट हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय के साथ लोगों को पक्के मकान मिले हैं। और बिहार में देखा जाए तो अर्बन में 1,87,000 इतने मकान मिले हैं और रूरल में 37,87,000 37,87,000 इतने मकान यहाँ मिले हैं। और इसी तरह मतलब अनेक स्कीम जो है, स्कीम के माध्यम से ये मतलब हमारा सरकार काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरा लक्ष्य ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं सभी बिहार के मुस्लिम कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो भी स्कीम हमने लागू की है वो हर स्कीम का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ है। जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दिया है, उसमें ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं दे देना है।
तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी मतलब उसमें फायदा है। जो योजना मैंने अभी बताई उसमें भी मुस्लिम समाज के अनेक लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं देना है। 2 लाख रुपया 2 लाख से ज्यादा रेलवे के लिए है, 2 लाख से ज्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए है। लेकिन मेरे मंत्रालय का जो बजट है, ये बजट 1,58,000 करोड़ का है। मतलब बाकी के मंत्रालय के कंपैरिजन में हमारा मंत्रालय का बजट बड़ा है। तो जो आपने पूछा है कि जरूर कुछ दिनों के बाद माननीय मोदी साहब के गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री